तो आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के बारे में चर्चा करना शुरू करेंगे। ये चैप्टर जो है आपके सिलेबस के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टरों में शामिल होता है, क्योंकि ये चैप्टर आपको क्लास 9 से जोड़ता हुआ चैप्टर है, क्योंकि आप 9th में थोड़े से मेटल और नॉन मेटल के बारे में आप पढ़े हुए थे। उसी चैप्टर का ये मतलब कि आप 9th से ही कोरिलेट करके चैप्टर को बनाए गए, क्योंकि आप वहाँ पे एलिमेंट, कंपाउंड, यौगिक वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे आप। ठीक है, तो उसी चीज को रिलेटेड करते हुए इस चैप्टर को बनाया गया है। तो आज हम लोग पहले इसके मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसमें मेटल के साथ नॉन मेटल का क्या रिलेशनशिप होता है। मतलब आज जब लोग प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू करेंगे तो मेटल और नॉन मेटल दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी पहले पढ़ेंगे, फिर दोनों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से मेटल के एक्सेप्शन पाए जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या डिफरेंस मिलता है। फिर उसके बाद फिर हम लोग उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू करेंगे कि एक एक मेटल का केमिकल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनता है, H2O के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, एम्फोटेरिक कंपाउंड माने उभयधर्मी यौगिक क्या होता है, कौन सा मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे करता है। इन सभी चीजों के बारे में हम इस आज के लेक्चर में हम लोग कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं मेटल नॉन मेटल का। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है, मेटल किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मेटल, यानी धातु किसे कहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हम लोग आज जो भी हम पहले चीज पढ़ना शुरू करेंगे तो धातु की परिभाषा, चूंकि मेटल जो होता है या वह एक तरह के एलिमेंट होता है, मतलब तत्व होता है। तो हम लोग 9th क्लास में एलिमेंट के बारे में पढ़ ही रहते हैं, तो उसी चीज को हम यहाँ पे उसको आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मेटल के बारे में कहेंगे कि मेटल क्या होता है, जिस उसके पास अपनी क्या हो, अपनी आइडेंटिटी हो, मतलब अपना वो उसके पास मेटेलिक, मतलब कि उसके पास क्या हो, लस्टर कैपेबिलिटी हो, मैलिएबल हो, डक्टाइल हो, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। ये सब जितनी प्रॉपर्टी जिसके अंतर्गत आती है वो कहलाता है मेटल। अब ये जो प्रॉपर्टी है यही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है, मतलब इसकी भौतिक गुण कहलाती है। ठीक है, तो हम क्यों ना इसके पहले मेटल का भौतिक गुण के बारे में पढ़ लेते हैं, और जो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे उसी को उलाट देंगे, मतलब उसको रिवर्स कर देंगे, तो नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल आपको दें, कहते हैं कि जो मेटल होता है वह कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब कि वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन के रूप में काम करता है। तो उलाट देंगे तो कहेंगे नॉन मेटल जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करता है। तो जो हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे उसी को क्या करिएगा, रिवर्स कर देंगे, तो वह नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। मतलब जो धातु का गुण होगा उसी को आप पलट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अधातु का गुण हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे कि इसका एक्सेप्शन जो होता है, जो अपवाद होता है, उसको हम क्या करेंगे, कवर करा देंगे। ठीक है, आइए आप शुरू करते हैं। यहां से एक एक करके हम लोग बढ़ेंगे। तो आप सबसे पहला हेडिंग डालिए, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मतलब धातुओं के या धातु के भौतिक गुण। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो कहते हैं कि अगर आप कोई भी मेटल होता है, आप उसको देखते हैं तो जैसे आपके घर में लोहा हो गया या आपके घर में सोना हो गया, देखते सोना शाइनिंग करता रहता है तो चमकता रहता है, तो कहते हैं सोना हो गया। या जो आपके घर में मम्मी या बहनें आपकी जो आभूषण पहनती हैं वो, तो कहते हैं ये मतलब कि कह सकते हैं कि मेटल की एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका सरफेस जो होता है वह शाइनिंग करता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी में आप लिखिए कि धातुओं के सतह चमकीले होते हैं। धातुओं के सतह चमकीले होते हैं, अर्थात धातुओं में धातु शुद्ध अवस्था में, धातु शुद्ध अवस्था में चमकीला होता है। इंग्लिश में लिखिए, मेटल एंड इट्स प्योर स्टेट having shining surface, this property is called metallic luster.
मेटेलिक लस्टर। तो पहली प्रॉपर्टी हो गया कि ये क्या करता है, इसमें चमक होती है, मतलब वो चमकने की टेंडेंसी रखता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग मिल गया मेटेलिक। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग क्या मिला, मेटेलिक लस्टर, मतलब धात्विक चमक। ठीक है। अब इसमें जो धात्विक चमक हमको मिला, मतलब धातु जो होता है एक विशेष प्रकार के उसमें चमक होती है। अब इसके बाद, अब जो ये धात्विक चमक की बात, सॉरी धात्विक चमक, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी, आप कहते हैं कि आप अपने घर पे चाकू देखे होंगे, नाइफ, या आप लोहे की बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देखते होंगे, या आपके घर में आभूषण होंगे तो पतले 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 तब काफी क्या करते हैं, अरे इसको छोड़िए, आप खुद ही देखे होंगे जो आपको वो होते हैं, क्या कहते हैं, विश्वकर्मा जी लोग होते हैं या शर्मा जी लोग जो कि सामान बनाते हैं लोहे का, वो लोग क्या करते हैं, आप देखेंगे कि एक पतला सा रॉड लेते हैं, उसे पीट 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 के बड़ा सा सामान बना देते हैं। मतलब ये चीज क्या बता रहा है कि मेटल के पास एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसमें क्या होता है कि ये सब इसको मारते हैं या टंका मारते हैं तो उसमें से क्या करती है, एक विशेष प्रकार की आवाज निकलती है। ठीक है। तो इसके पास तो पहला चीज हो गया कि जब इसे मारने के बाद इसमें विशेष प्रकार की आवाज निकलती है, पहला कंसेप्ट। और दूसरा कंसेप्ट, जब उसको मारते हैं तो मारने के बाद क्या करते हैं, उसे पत्थर जैसा, मतलब उसे पतली फिल्म जैसे, पतली पेपर जैसा उसको क्या कर सकते हैं, हम फैला सकते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाता है कि ये जो होता है वह आघात वर्धनीय होता है। तो लिखिए, धातु आघात वर्धनीय होता है, धातु आघात वर्धनीय होता है, अर्थात इसे पीटने पर चूर चूर नहीं होता है। तो लिखिए, metals are malleable in nature, means after beating it could not break in a small particles, break on small particles। हो गया। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या मिल गया कि इसका, ये आपका मैलिएबिलिटी, मतलब आघात वर्धनता, आघात वर्ध्यता। ठीक है। तो पहला चीज हो गया कि धातु जो होता है वह चमक, उसके सतह पे चमक होती है। दूसरा चीज होता है कि वह आघात वर्धनीय होता है। तीसरे क्या होता है कि उससे मार के हम क्या करते हैं, पतले पतले वायर बना लेते हैं, मतलब उस पर पीटते हैं तो पीटने के बाद वो टूटता नहीं बल्कि काफी क्या करता है, फैलता है। ठीक है। तो मतलब उस धातु को क्या कर सकते हैं, हम पीट कर एक बड़ा सा पत्थर बना सकते हैं, उसे फैलाकर लंबा सा लंबा कर सकते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी में लिखिए, धातुओं को पीट पीट कर लंबी पतली पतली तार जैसी या परत जैसी संरचना, पत्थर जैसी संरचना बना सकते हैं, पत्थर जैसा संरचना बना सकते हैं, पत्थर जैसी संरचना बना सकते हैं। इसमें लिखिए, हिंदी में लिखिए, अर्थात पत्थर संरचना बना सकते हैं, इसे धात्विक की तान्य गुण कहते हैं। तो लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए इसको कि मेटल कैन बी फॉर्म अ वायर लाइक स्ट्रक्चर, is called ductility, तो इसकी तीन प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ ली है। तो पहला चीज मिल गया धात्विक चमक,
इसी को हम लोग धात्विक चमक पढ़ते हैं। पहला हो गया धात्विक चमक, दूसरा होता है आघात वर्ध्यता, ठीक है, और तीसरा जो हमारे पास मिल गया वह हो गया तन्यता। 3 प्रॉपर्टी हम लोग सीख लिए। अब इसके बाद आता है चौथी प्रॉपर्टी, ठीक है। कहते हैं कि जब भी हमारे पास जो मेटल होता है, आप देखे होंगे कि मेटल के जो भी हम लोग यूज करते हैं उसका क्या यूज होता है। तो कहते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास अगर आप घर पर देखते हैं जितने भी खाना बनता है, अधिकतर खाना बनाने वाले जो मेटल हम लोग यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए हम लोग अधिकतर जो होता है वो मेटल का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो मेटल हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल तरीका आपको बताते हैं। आप अपने प्रैक्टिकल को घर पर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक रॉड है, ठीक है। आप रॉड को क्या करिए, यहां पर एक स्टैंड लगाकर टाइट कर दीजिए और यहां पर कुछ मोम का टुकड़ा लगा दीजिए। ध्यान रखिए, वैक्स है, मोम का टुकड़ा लगा दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां से रॉड को हीट करना शुरू कर दें। कुछ समय के बाद देखेंगे कि यह मोम क्या करेगा, पिघलना शुरू करेगा। और मजेदार बात, आपके पास मोम नहीं भी है तो आप ऐसे नॉर्मल रॉड को लेकर जब हीट करेंगे तो कुछ समय के बाद देखते हैं कि यह हीट रॉड क्या होता है, पूरा का पूरा हीट कर जाता है, उसको आप टच नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो हीट करते हैं तो यहां से ये हीटिंग सिस्टम जो होती है, हीट यहां करते हैं, परंतु धीरे 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 कहां यहां पहुंच जाता है। यानी कह सकते हैं कि मेटल जो होता है, धातु जो होता है, वह विद्युत का सुचालक होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखिए, धातु विद्युत का सुचालक होता है। मेटल इज द कंडक्टिविटी ऑफ हीट, या मेटल इज हीट कंडक्टिविटी। या गुड कंडक्शन ऑफ हीट, मेटल इज गुड कंडक्शन ऑफ हीट, या मेटल्स आर गुड कंडक्शन ऑफ हीट, ठीक है। मतलब ये उष्मा का संचालन करता है। अब इसके बाद पांचवा प्रॉपर्टी, उष्मा का संचालन तो कर दिया। आप कहते हैं कि जो वायर यूज होता, पहले जमाने में टेलीफोन हुआ करता था, ठीक है। टेलीफोन जब होता था तो ऐसी स्थिति में क्या होती थी, या आप क्या कर सकते हैं, आप जितने भी वायर लगे रहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जलता है, या आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाई जाती है, वो किस चीज से आता है, वो उसके अंदर जो होता है एक मेटल होता है, या तो वो एल्युमिनियम होता है या तो वो कॉपर होता है। सिल्वर गुड कंडक्टर प्रैक्टिस लोग सिल्वर की लोग वायरिंग कराते नहीं है। गोल्ड तो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लोग उसका भी वायरिंग नहीं कराते हैं, क्योंकि आएगा वायर काटते काटते ही लेके चला जाएगा। तो ये कॉपर या एल्युमिनियम या सिल्वर जो कॉपर का या सिल्वर का, या क्या कहते हैं, या खासकर जितने भी आप देखे होंगे कि जो वायर इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन वायर होता है उसमें वो भी खासकर एल्युमिनियम की बनाई जाती है। तो ये एल्युमिनियम का है, एक मेटल है, और इससे क्या हो रही है, करंट का फ्लो होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्टर से करता है। तो लिखिए, धातु विद्युत का सुचालक होता है। धातु विद्युत का सुचालक होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको यही पता होगा कि जो वायर आपके घर पे आते हैं, जैसे में जो भी वायर है, मान लीजिए कि अगर आपको यहां देखेंगे तो यहां पर आपको वायर दिख रहा है जिससे ये हैंगिंग किया गया है व्हाइट बोर्ड को। तो ये वायर के ऊपर जो होता है एक कोटिंग रहती है। ये कोटिंग जो होती है या तो वो रबड़ की बनी होती है, और नहीं तो एक पॉलीमर होता है जिसको हम लोग कहते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल चैन, ठीक है। ये पीवीसी की गई रहती है लेयरिंग, जिससे पीवीसी जो होता है वह बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ताकि आप अगर इसमें करंट फ्लो भी करता है तो आप वायर को छूते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो ये पीवीसी की बनी हुई रहती है। अब देखो, सबसे बड़ी चीज क्या होता है, आप कभी ये सोचे हो कि तुम्हारे जब तुम्हारे स्कूल में जो घंटी लगी रहती है वो किस चीज की बनी होती है?
जो घंटी बजती है ना, वो किस चीज की बनी होती है? या आप किसी, जब आप जाते रास्ते में चलते रहते हो, किसी जब दीवार पर मारते हो तो कोई आवाज नहीं आती, जब किसी लोहे के सामान पर मारते हो या कोई मेटल का सामान लगा तो उस पर जब मारते तो टंकार से आवाज आती है। क्यों? क्योंकि ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि आप सोच सकते हो, ये मेटल जो होता है उसमें जब उसको मारते हैं या उस पर जब किसी चीज से ठोकर देते हैं तो उसमें विशेष तरह की आवाज आती है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं सोनरस प्रॉपर्टी, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं सोनरस, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ध्वनिक गुण। तो लिखिए, धातुओं में अर्थात धातुओं में ध्वनिक प्रवृत्ति, ध्वनिक गुण पाई जाती है। अर्थात जब धातु किसी कठोर पदार्थ से टकराता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है। When metal strike with a hard solid, then a sound produced. This is called sonorous. हो गया। तो ये जो 7 प्रॉपर्टी हम पढ़े कि धातु जो होते हैं उसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, धातु जो होता है वह आघात वर्धनीयता होता है, धातु जो होता है वह तानिया होता है, धातु जो होता है उष्मा का सुचालक होता है, धातु जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, और धातु जो होता है उसमें धात्विक प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये है इसके भौतिक गुण। अगर आप किसी को पलट दो तो वो हो जाएगा अधातु, ठीक है। कहते हैं कि मेटल जो होता है उसमें धात्विक चमक होती है, अधातु में धात्विक चमक, मतलब अधातु में चमक नहीं होती है, ठीक है, वो मेटमैले कलर का होता है। अभी एक्सेप्शन है, आगे हम अभी बताएंगे एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, एक्सेप्शन के साथ साथ पढ़ते चलते हैं। कहते हैं कि जितने भी मेटेलिक होते हैं, मेटल में क्या कहते हैं, ये लस्टर प्रॉपर्टी पाई जाती है, LUSTURE होता है, धात्विक चमक होती है। अधातु में धात्विक चमक नहीं होती है, लेकिन एक्सेप्शन में याद रखना, यहां आप एक्सेप्शन या लिखो, एक्सेप्शन अपवाद में होता है डायमंड। हीरा जो होता है कार्बन का अपरूप होता है। आपको हम बताएं, कार्बन जो एलिमेंट होता है ये एक तरह के अधातुओं की श्रेणी में आता है। मतलब कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल होता है, और इस कार्बन के जो होते हैं 3 एलोट्रोप पाए जाते हैं। एलोट्रोप का होता है अपरूप, मतलब एक ही मैटर के कई सारे रूप को हम लोग अपरूप करते हैं। द वन मैटर हैविंग डिफरेंट फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोप। तो जो आपको एलोट्रोप मिलते हैं, जो अपरूप होते हैं, उस अपरूप, इसमें कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग ग्रेफाइट, दूसरे को कहते हैं हम लोग डायमंड, और तीसरे को हम लोग कहते हैं बल्क फ्लोरेंस। तो जो बल्क फ्लोरेंस होता है, बल्क फ्लोरेंस जो तो है, मतलब कि वो बक्की बॉल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। अभी जो बक्की बॉल स्ट्रक्चर हमारे पास, बल्क फ्लोरेंस के स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये ग्रेफाइट, डायमंड और ब्लैक फ्लोरेंस जो स्ट्रक्चर हमारे पास मिलता है, इसका शेप जो होता है बक्की बॉल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें शायद 5 जो 20 कार्बन के जो चैन होते हैं उसमें शायद 5 उसमें पेंटागोन होता है, या 12 या पेंटागोन, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमें, ठीक है। तो बल्क फ्लोरेंस के बारे में हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं सीखना है, लेकिन हम लोग डायमंड, ग्रेफाइट इसके बारे में भी नहीं सीखना है। पर यहां पर आपको बता दें, सबसे मजेदार बात आपको बताते हैं। कहते हैं कि धातु के अंदर चमक होता है, अधातु में चमक नहीं होता है। लेकिन आप जानते हैं कि डायमंड के अंदर बहुत जबरदस्त चमक होती है, मतलब कि अधातुओं के अंदर चमक नहीं होता है, मतलब कि नॉन मेटल जो होता है वो लस्टर प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, एक्सेप्ट डायमंड में जो होती है वो लस्टर प्रॉपर्टी होती है, मतलब धातु जो हीरा होता है उसके अंदर चमक होती है। तो पहले का एक्सेप्शन मिल गया, ठीक है। दूसरा कहता है कि ये जो होते हैं आघात वर्धनीय होते हैं, मतलब इस पर जितना आप या मारोगे क्या होगा, जनरली ये फैलता रहेगा, मतलब ये टूटता नहीं है।
लेकिन इसके अंदर जो प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसको मारने पर क्या करता है, चूर चूर हो जाता है। तीसरा, ठीक है, कहता है कि इसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। मतलब वो क्या होता है, मेटल जो होता है जब उसको आप पीटते हैं तो क्या करता है, वो आसानी से फैल जाता है। ठीक है, मतलब कि इसको जब आप हथौड़े के चोट पर मारते हैं तो धातु जो होता है वो क्या करता है, फैलता जाता है। हम चलो भैया ठीक है, ये जो होता है जब इसको आप मारते हैं तो फैलता नहीं है, जबकि क्या करता है, छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल आपको देते हैं। आप तो डायमंड तो याद रखिए, आयोडीन देखें, आयोडीन, अरे नमक भी क्या करता है, चमकता है, नमक में आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि मेटल जो होता है वो शाइनिंग करता है और नॉन मेटल जो होता है वो क्या करता है, शाइनिंग नहीं करता है। लेकिन आयोडीन जो होता है ये भी क्या करता है, शाइनिंग करता है। क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसलिए एनसीईआरटी का एग्जांपल देना जरूरी है कि आप मान लीजिए एग्जाम में पूछ दे तो आप आयोडीन को याद रखेंगे। ठीक है, कार्बन के अपरूप के बारे में हमने कह दिया। फिर हमने क्या कहा, कहते हैं कि ये विद्युत का या ऊष्मा का सुचालक होता है या विद्युत का सुचालक होता है, और कहते हैं कि अधातु जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन आपको एक बात बताएं, इसका जो सेकंड ग्रेफाइट है ना, ये ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आपको हम उपाय बताते हैं, थोड़ा खतरनाक है लेकिन आप चाहे तो कर सकते हैं। पेंसिल की लीड आती है पेंसिल आती है, पेंसिल को दोनों तरफ से वो करना, उसको कटर से काट लेना, लीड निकाल लेना बाहर, और उसे क्या करना, बोर्ड के साथ जोड़ देना। ठीक है, बोर्ड के साथ क्या करना, उसको अटैच कर देना, और अटैच करने के बाद उसको या तो मोबाइल के चार्जर से कनेक्ट करना या किसी बल्ब से कनेक्ट करना। फिर देखना तुमको रिजल्ट मिलेगा, वो बल्ब क्या करने का, जलना शुरू कर देता है। मतलब ये क्या प्रमाणित कर रहा है, क्या प्रूफ कर रहा है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो मतलब कि ग्रेफाइट जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो होता ही है, पर नॉन मेटल जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब अधातु जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो ये एक्सेप्शन, आपको अपवाद याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपके पास क्या है, मेटल के पूर्ण हो गए। और आप इसको उलाट दोगे तो कहां चले जाओगे, नॉन मेटल के पास चले जाओगे। इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है। मतलब धातु और अधातु के बारे में आपको हमेशा याद रखनी है, आप इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अब इसके बाद कहते हैं कि जितने भी मेटल होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में, कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन याद रखेंगे उसका अपवाद जो होता है मरकरी जो होता है वो कमरे के तापमान पे लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। तो आप दो तीन चीजें याद रखेंगे, मरकरी के छोड़ के जितने मेटल होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तब एक काम करो, लिख लो अपवाद, क्योंकि अपवाद लिखना जरूरी है। लिखिए, मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। धातुओं के गलनांक अधिक होते हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। इन धातुओं को हाथों पे रखने पर ये पिघल जाते हैं। हो गया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, आयोडीन अधातु होते हुए भी ये चमकीले होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में लिखिए, वो लिखिए अपवाद में, कार्बन ऐसे अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। यह सबसे कठोर पदार्थ होता है जिसका गलनांक एवं क्वथनांक काफी ज्यादा होता है।
कार्बन का एक और अपरूप ग्रेफाइट होता है, जो विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट में लिखें, क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि उसको चाकू से काटा जा सकता है। इसका घनत्व एवं गलनांक भी कम होते हैं। इनके घनत्व एवं गलनांक भी कम होते हैं। इनके घनत्व एवं गलनांक भी कम होते हैं। लिखिए, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज ए सॉलिड एट ए रूम टेम्परेचर। द मेटल हैव high melting and boiling points, but gallium and cesium have very low melting point. These two metals will melt if you keep them on your palm, PALM, palm यानी हथेली। नेक्स्ट देखिए, आयोडीन इज ए नॉन मेटल, आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज लस्टर। नेक्स्ट लिखिए, कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, each form is called allotropes, diamond. An allotrope of the carbon is hardest natural substance having highest melting and boiling point, and another graphite graphite is another allotrope of allotrope of carbon, which are good conductor of electricity. Good conductor of which is good conductor of electricity. Next point में लिखिए, alkali metal like as lithium, sodium and potassium are so soft that they can be cut with the knife. They have low density and low melting point. They have low density and low melting point. तो अब तो हो गई यहां तक की कहानी। अब चलिए, अब हेड डालिए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। बड़े आराम से समझिएगा। कहते हैं कि जितने भी मेटल होते हैं, ये मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, जितने भी मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। मतलब जितने भी धातु होते हैं वो मिलकर ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो धातु के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब जो ये धातु जो मिला, मतलब कि जितने भी धातु मिलते हैं ऑक्सीजन के साथ, जो भी धातु ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये धातु के ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब जरा समझना, जो ये धातु के ऑक्साइड बनते हैं, जैसे में अगर ये कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो CuO बनाता है। यहां पे दो ऑक्सीजन, यहां पर एक है, दो से मल्टीप्लाई करो, दो से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर ये हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग जो कॉपर ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसको ही आगे चलकर हम लोग
कॉपर 2 ऑक्साइड कहते हैं। पता है 2 क्यों कहते हैं? जब आप 11th में आएंगे ना, वहां पे एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मतलब कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन का आपको पता ही है कि -2 पे काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो -2, लेना जितना लेगा उस पर -2। तो जिसको निकालना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम लोग x मान लें, और प्लस यहां पे कितना है -2 = 0, तो x = +2। इसीलिए यहां पर हम लोग +2 रिप्रेजेंट करते हैं, 2 की संख्या रोमन डिजिट में। तो आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है। इस तरह से जितने भी आप एलिमेंट कर ले, जैसे एल्युमिनियम हो गया, जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो Al2O3 बनाता है। कितना एल्युमिनियम है यहाँ पर? 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 6, क्यों 2 से? अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 दूना 4, ये 3 की संख्या होता है। फिर क्या करते हैं 3 से, तो 3 दूना 6, और यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे कितना हो गया 4। तो जो एल्युमिनियम ऑक्सीजन से मिला तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया। इसी तरह से जब फेरस होता है, जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो Fe2O3 बनाता है। सिमिलर रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो फेरिक ऑक्साइड है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड ही आगे चलकर रस्ट का फॉर्मेशन करता है। रस्ट मतलब जंग। आप कहते हैं ना दीवालों पे पेंटिंग, सॉरी दीवालों पे नहीं, लोहे की ग्रिल पर पेंटिंग क्यों की जाती है? गाड़ी बसों को पेंटिंग क्यों की जाती है? खूबसूरत देखने के लिए। मकसद तो होता है खूबसूरत दिखने के लिए, ऐसा नहीं। लोहे, चूंकि गाड़ियां जो होती है लोहे की बनी होती है, आपके घर का जो ग्रिल होता है वो लोहे का बना होता है, उसको पेंट इसलिए कर दिया जाता है ताकि ये ऑक्सीजन जो है, जब ये फेरस के साथ रिएक्शन करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है। मतलब उस पर एक ब्लैक कलर की लेयरिंग बना देता है। और ब्लैक कलर की लेयरिंग जो तो देखे होंगे आप, जिस पर कई दिनों से उस पर पेंटिंग नहीं की गई रहती है, तो वो क्या होता है कि उसमें, जिस पर बहुत सारे दिनों से पेंटिंग नहीं होती है, तो उसको आप अगर गौर से देखिएगा तो उसमें ब्लैक कलर का कुछ पेंटिंग करके दिखाई देता है। मतलब उसमें आपको हाथ से छुड़ाओगे तो छूटता जाएगा। मम्मी घर पे पायल पहनती होंगी या अंगूठियां पहन देखे होंगे, पायल खासकर, उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयरिंग आ जाती है। उसको धोने के लिए, साफ करने के लिए दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, सिल्वर है, चांदी सिल्वर है, जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो Ag2O3 सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई देता है कहानी, ये सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसका ऑक्साइड, इसीलिए क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीजन की लेयरिंग हो जाती है उस पर, यही वजह होता है कि उस पर ऑक्साइड का लेयरिंग होने के चलते उसमें काफी ज्यादा क्षारीयता उत्पन्न होने लगता है, मतलब वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है। तो आप याद रखेंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होता है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, ये मेटल के ऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी तो लिख लीजिए, मेटल ऑक्सीजन के साथ, धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु की ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए। नेक्स्ट लिखिए। तो आपको मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में तो इतना तय हो गया कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना लिए। आपको बताएं, आप कभी देखे होंगे कि जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम पे क्या होता है कि उस पर जब एल्युमिनियम के ऊपर एक मोटी ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जैसे Al2O3 का एक काफी मोटी लेयर बन जाती है। जैसे ही ये वायु के संपर्क में आता है तो ये क्या करता है, धीरे धीरे एल्युमिनियम, जो भी एल्युमिनियम का जो परत होता है, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आकर Al2O3 बना लेता है, ठीक है। ये एल्युमिनियम की एक मोटी परत बनाता है। अब यही एल्युमिनियम की मोटी परत जो होता है क्या करता है, एल्युमिनियम को, मतलब कि इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ऑक्सीजन की अब इंटरनल रस्टिंग को ये भी प्रोटेक्शन भी करता है। जहां से आप देखे होंगे, आप क्या कहते हैं, इस ऑक्साइड जो होता है, अब यही चीजें आपको जब मिलेगा कि जब इस ऑक्साइड की आसानी से क्या करते हैं हम लोग,
इस ऑक्साइड को खत्म ना हो, मतलब ब्रेक ना करे। सबसे सिंपल तरीका हो, कोई भी मेटल हो, इसको इतना घुमाने से अच्छा है। आपको पहली सी बात कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो उसका ऑक्साइड बना लेगा, और जिसके चलते क्या होगा, धीरे धीरे वो गलना शुरू हो जाएगा, रस्टिंग होना शुरू कर देगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए हम लोग पेंटिंग कर देते हैं। ग्रीसिंग, तो क्या आप ग्रीसिंग करना, पेंटिंग कर देना, ये सब इसको उसके रस्टिंग से बचाने का आइडिया होता है। बस इतना सिंपल तरीका समझो, क्यों ज्यादा घुमाने की जरूरत है। ठीक है, अब आपको एक चीज और बताते हैं। अगर कोई भी हमारे पास मेटल है, तो पहला लिख लिए मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। अब उसका सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी लिखिए, मेटल रिएक्ट विथ वाटर, या एक मेटल रिएक्ट विथ वाटर लिखिए, धातु जल से अभिक्रिया करके, धातु जल से अभिक्रिया करना, या धातुओं की अभिक्रिया जल के साथ। हो गया, तो लिखिए धातु में जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब कि जो भी धातु होता है वह जल के साथ अभिक्रिया करता है, धातुओं के ऑक्साइड बनाता है, और साथ में क्या मिलता है, यहां से हमको हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, तो मैं धातु जल के साथ मिलकर धातु के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, और साथ में क्या मिलता है, जल मिलता है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे, कोई भी धातु को ले लो, जैसे मान लो पोटेशियम हो गया, जब ये H2O के साथ मिलता है तो बनाता है KOH, और साथ बनाता है H2, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम की संख्या 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 हाइड्रोजन हो गया, यहां से निकालना है, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो। अब कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर यहां पे मान लीजिए कि अगर हमारे पास सोडियम होता, ठीक है, सोडियम जब H2O के साथ मिलता तो बनाता NaOH, और साथ में क्या निकलता H2। सोडियम की संख्या 1 है, 1 है, यहां हाइड्रोजन की संख्या 2 है, 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहां पर भी 1 है, हाइड्रोजन की संख्या कितना यहां पर ज्यादा हो गया, तो फिर क्या करो, यहां 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 सोडियम, 2 यहां पर हो गया, 2 हो गया, बन गया। तो कोई भी मेटल जब H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो उसका हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ठीक है, अब जरा इंपॉर्टेंट चीज सीखो, जो मेटल होता है, ठीक है, अब ये मेटल जो होते हैं आसानी के साथ क्या किए, रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लिए। आपको बताएं, अगर यहीं पर कैल्शियम होता तो कैल्शियम H2O के साथ रिएक्शन करके CaOH का होल ट्वाइस और H2 देता। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता तो ये बनाता। आपको ये बताएं, ये रिएक्शन जो होता है काफी स्लो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन जो होता है काफी स्लो रिएक्शन होता है, वेरी स्लो रिएक्शन होता है। तो ये क्या होता है, काफी धीमी अभिक्रिया होती है। ठीक है, और ये रिएक्शन जो होता है काफी फास्ट रिएक्शन होता है। आप एक चीज और होता है, ये स्लो होता है और ये फास्ट होता है, और ये फास्ट होता है तो ऐसी स्थिति में ये रिएक्शन जो होता है वह एक्सोथर्मिक होता है, मतलब उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। अब ये क्या नया शब्द आ गया, उष्माक्षेपी। दो टर्म होता है, जो रिएक्शन होता है वह दो तरह का होता है, एक होता एक्सोथर्मिक और एक होता है इंडोथर्मिक। ठीक है, एक को कहते हैं हम लोग एक्सो मतलब उष्माक्षेपी, और इंडो होता है उष्मा शोषी। ठीक है, अब दोनों चीज क्या है, कहा कि जिस रिएक्शन को, जिस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है वो रिएक्शन कहलाता है इंडोथर्मिक। द रिएक्शन टू कंप्लीट या हीट given to the system after then complete the reaction, या for the complete the reaction we give the heat, this type of reaction is called endothermic। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसको हमें कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है उसे कहते हैं हम लोग एंडोथर्मिक।
और वैसी रिएक्शन जिससे हमें कराने के बाद हमें हीट मिलता है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच कैन हीट एग्जिस्ट आफ्टर द कंप्लीट द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको कराने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है वह एंडोथर्मिक होता है, और जिससे एनर्जी हमें मिलती है वह कहलाता है एक्सोथर्मिक। तो यहां से हमें क्या होता है, एनर्जी मिलता है, तो इसलिए क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब उसमें छेपी अभिक्रिया होता है। यह भी होता है एक्सोथर्मिक, लेकिन यह काफी धीरे धीरे, काफी स्लो रिएक्शन होता है। तो ध्यान रखेंगे, ये जितने भी रिएक्शन होते हैं, ये जो होता है, ये हाइड्रोजन जो होते हैं बबल्स के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो ये जितने अभिक्रिया आपको मिलते हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोजन जो होते हैं बबल्स के रूप में मिलते हैं। अब आपको बताते हैं, तो ये हो गई इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी लिखिए, धातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया, मेटल रिएक्ट विथ एसिड, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। हो गया। देखो, जो मेटल होता है वह डाइल्यूट एसिड के साथ जब मिलता है तो वो बनाता है सॉल्ट और साथ में H2। धातु जब तनु अम्ल के साथ मिलता है डाइल्यूट HCl, तो वहां से लवण एवं जल का निर्माण करता है। ठीक है, तो कोई भी मेटल धातुओं के साथ मिलकर क्या करता है, लवण एवं नॉट जल, हाइड्रोजन देता है। आपको पता है लवण और जल कौन देता है, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं, एसिड और बेस जब मिलते हैं, तब यहां से लवण एवं जल मिलता है। ध्यान रखेंगे, जब एसिड और बेस आपस में मिलता है तब ये सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो ये हम लोग को ये पढ़ना है। तो ठीक है, अब जरा समझो, आपको कोई भी रिएक्शन है, कोई भी मेटल है, जब वो एसिड के साथ मिलेगा, कोई भी मेटल, जैसे में सोडियम जब HCl के साथ मिलता है, HCl एक अच्छा एसिड होता है, तो क्या करेगा, जब तो यहां पे क्या बनता है, 2 मोल मिलाओ इसके साथ तो बनता है NaCl, 2 से यहां मल्टीप्लाई करो तो 2NaCl और साथ मिलता है H2। उसी तरह से कैल्शियम जब HCl के साथ मिलेगा तो बनता है CaCl2 और H2। ठीक है, तो कोई भी मेटल है जब वो क्या करेगा, जब एसिड के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, वहां से ये सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन निकलेगा। कोई भी हो, जिंक जब HCl के साथ मिलता है तो बनाता है ZnCl2 और H2, 2 से मल्टीप्लाई करो। तो कोई भी मेटल जब क्या करेगा, HCl के साथ मिलेगा तो वो क्या करता है, मेटल के सॉल्ट बनाने की प्रवृत्ति रखता है और साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास हो गया कि जितने भी मेटल होते हैं ये क्या करते हैं, एसिड के साथ HCl के साथ मिल गए, क्या बना लिए, यहां से सॉल्ट बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, कह रहा है कि अगर इसी प्रॉपर्टी को अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो कहता है कि इसमें हमारे पास अगर एक रिएक्शन मिल जाए और वो रिएक्शन जो हमारे पास अगर HNO3 हो, ये भी एक नाइट्रिक एसिड होता है, इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड। आपको बताएं कि ये नाइट्रिक एसिड जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, अब कहता है कि जब नाइट्रिक एसिड को लेकर आते हैं और जब रिएक्शन कराते हैं HNO3, तो कहता है कि नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये H2O यह हाइड्रोजन नहीं देता है, क्योंकि यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में काम करता है। ध्यान रखेंगे, जब ये क्या करता है, जब HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं किसी भी मेटल के साथ तो वो H2 नहीं देता है। मतलब तो आप एक लाइन को लिख लो,
कि जब धातुओं को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक मजबूत ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है या प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है, जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं खुद नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण कर नाइट्रोजन के ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। ऑक्साइड ब्रैकेट में लिख लो, NO2 NO N2O में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। लिखिए, मेटल react with nitric acid, when metal react with nitric acid, hydrogen gas cannot produce due to nitric acid behave like a strong oxidizing agent. Exist hydrogen react with oxygen to form H2O and nitric acid self reduce to form N2O, NO and NO2. But nitric acid react with manganese and magnesium to form a हाइड्रोजन गैस। मतलब कि अगर ये सोडियम के साथ अगर HNO3 मिला दें तो यहां से क्या करता है कि यहां के हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला तो यहां पे क्या करता है, ये अपने आप को रिड्यूस करता है और यहां से इनके हाइड्रोजन को लेता है तो यहां से एक तरह के सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, जो भी हमारे पास ध्यान रखेंगे NaHCO3 NaNO3 बनाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या करता है कि सबसे पहले ये बनाता है H2O, अपना ऑक्सीजन एक निकालता है। ठीक है, अपना ऑक्सीजन एक निकालता है और साथ में क्या बना लेगा, NaOH बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना ले या NaHCO3 बना ले। ये देखो कई सारे प्रोडक्ट ये बना लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो HNO3 के साथ अगर रिएक्शन करा दें तो यहां से जो प्रोडक्ट बनता है वह सबसे पहला चीज होता है कि या तो वह NO बनाएगा या NO2 बनाएगा या N2O बनाएगा और साथ में H2O। दो प्रोडक्ट तो फिक्स रहता है इसका। मतलब कि जब ये सोडियम होता है, अगर ये सोडियम NaHNO3 के साथ मिलता है तो बनाता है NaNO3, इसका नाम होता है सोडियम नाइट्रेट, साथ में NO NO2 और H2O। यहां पर क्या करते हैं, अगर आप इसको बैलेंस करना घर पे बैठकर और बैलेंस करके फिर हमसे बताना कि इसकी संख्या कितनी हुई। तो ये हमारे पास रिएक्शन होता है कि जब सोडियम जो होता है जो HNO3 के साथ मिलता है तो बनता है NaNO3 NO2 N2 और H2O। तो ये एक्सेप्शन केस होता है। ठीक है, लेकिन यही जब आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। लेकिन जब यहीं पर मैग्नीशियम रिएक्शन करता है HNO3 के साथ तो बनाता है MgNO3 का होल ट्वाइस और निकलता है H2। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो मैग्नीज नाइट्रेट बनाता है, पर सोडियम जब रिएक्ट करता है तो सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और क्या करते हैं H2O बनाता है। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां तक तो हम लोग सीख गए इसके बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो रिएक्टिविटी का अगर आप देखिएगा, ये जो ऑर्डर होता है
तो सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक और सबसे कम फेरस। ये जो होता है रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम है, सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और क्या चीज, फेरस। तो ध्यान रखेंगे ये किस चीज का है कि जो रिएक्शन के दौरान हमें हाइड्रोजन गैस देना, ये क्या करता है, वो ये है जो रिएक्शन के दौरान, अभिक्रिया के दौरान क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन गैस देते हैं, कहां गया, ये जो हाइड्रोजन गैस देने वाली टेंडेंसी होती है, जो हाइड्रोजन गैस का बबल्स मिलता है, उसका ये रेशियो होता है। अब आपको बताते हैं एक टर्म हम लोग सीखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक्वा रिजिया। टर्म होता है एक्वा रिजिया। अब याद रखिएगा, हमेशा कई बार पूछा गया है। इसी को हम लोग आगे चलकर रॉयल एसिड के नाम से जानते हैं, एक्वा रिजिया, ठीक है, सॉरी रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं, नॉट एसिड, रॉयल वाटर, ठीक है। रॉयल वाटर का लैटिन नाम होता है एक्वा रिजिया। तो आप लिखिए, जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं तो एक्वा रिजिया का निर्माण होता है। यह सोने को गला सकता है, सोना समझता है ना, गोल्ड, सोना ब्रैकेट में गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है। यह भवकता द्रव होने के कारण, ज्वलनशील जल भवकता द्रव होने के कारण एक प्रबल संक्षारक के रूप में काम करता है। ये गोल्ड तथा प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है, गलाने में समर्थ होता है। हो गया, लिखो एक्वा रिजिया, एक्वा रिजिया लिखो, इज द फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1. It can dissolve gold even tough, neither the acid can be so alone, can do so alone, neither of these acid can do so alone. Aqua regia is the highly corrosive fuming liquid. It is one of a few reagents that able to dissolve gold and platinum. एक पॉइंट हम छोड़ दिए थे, आप उसको थोड़ा सा आप मेंशन कर लीजिएगा। जब हम लोग बनाए थे Al2O3 प्रॉपर्टी बनाए थे, तो उसमें हम एक पॉइंट छूट गया था। तो Al2O3 जो होता है, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो Al2 ऑक्साइड बनाता है, Al2O3 बनाता है, ठीक है। यहां 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 हो जाता है, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ठीक है। अब देखो ये Al2O3 जो होता है, इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है। Al2O3 जब ये HCl के साथ में आते हैं तो बनता है AlCl3, और साथ में क्या बनता है, AlCl3 और H2O बनता है, ठीक है। 2 मोल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां पे कितना हो गया, 6 क्लोरीन हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और देखो यही Al2O3 NaOH के साथ मिलता है तो NaAlO2 और साथ में H2O बनाता है, जिसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। अब देखो तो कह रहा है कि ये जो एल्युमिनियम जो है, इसके पास 2 प्रॉपर्टी मिला। कौन कौन सी, एक जो होता है वो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है,
और ये क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है, मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ रिएक्शन करता है। तो याद रखेंगे, ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड जो होता है, कई बार का ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड होता है वो अम्ल के साथ साथ क्षार के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। तो वो कंपाउंड, दैट टाइप ऑफ द कंपाउंड व्हिच कैन रिएक्ट एसिड एज वेल एज बेस, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्फोटेरिक कंपाउंड। ठीक है, तो वह यौगिक जो अम्ल के साथ साथ क्षार के साथ अभिक्रिया करता है उसे क्या करते हैं हम लोग, उभयधर्मिक ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी यौगिक या उभयधर्मिक ऑक्साइड कहलाता है। तो यार ध्यान रखेंगे, Al2O3 जो होता है वह एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ये कई बार का क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एसिड के साथ साथ दोनों बेस के साथ भी रिएक्शन करता है उसे हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक। इस कंसेप्ट को हम पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है, एसिड बेस और सॉल्ट वाले में, जहां पर हम लोग पढ़े थे ब्रोस्टन लोरी का कंसेप्ट। ठीक है, तो यहां पे आप याद रखिएगा। चलिए आज इतना ही, क्योंकि आज थोड़ा बड़ा लेक्चर हो गया है तो उसको आप थोड़ा धैर्य के साथ पढ़िएगा। हम अगले क्लास में जब मिलेंगे तो बाकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।